92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आजम कादरी की लिखी कहानी मूव ऑन, बिना किसी एड ब्रेक के। दिल्ली के पब्लिकेशन हाउस से नौकरी का कंफर्मेशन लेटर आते ही वो याद शहर जहां उसने कॉलेज की बेबाक जिंदगी में कदम रखा, वो याद शहर जहां उसके अल्हड़ दिल ने प्यार की धड़कन को पहचाना, वही याद शहर जिसने उसे प्यार के एहसास की रुमानियत दी, वही याद शहर जहां रतन ने रीना का नाम खुरच के पुरानी दीवारों पे जगह जगह लिखा था। इसी याद शहर में उसने कविताएं, कहानियां और फिर उपन्यास लिख के खूब नाम बटोरा था। पर आज बड़ी हिम्मत करके आखिरकार रतन ने अपना प्यारा याद शहर छोड़ने का फैसला कर लिया था। मैंने दिल्ली में नौकरी करने का फैसला किया है, ये कुछ पैसे रख लो, कुछ महीने का किराया निकल आएगा। रतन ने कुछ 500 के नोट विनय को देते हुए कहा। मैं अभी भी कह रहा हूं, सोच ले यार, जल्दबाजी में कोई फैसला अच्छा नहीं होता। विनय ने नोटों के साथ रतन का हाथ पीछे ढकेल दिया। अरे जल्दबाजी कैसी यार, पूरे 6 महीने हो गए अपने आप को समझाते समझाते। यहां और रहा तो शायद पागल हो जाऊंगा। यहां हर गली, हर रेस्टोरेंट में बस उसकी याद बसी है। ये बोलते हुए रतन को फिर से सब कुछ धुंधला दिखने लगा। काश रीना की याद से मन भी इसी तरह धुंधला जाता। रतन की आंख से आंसू गिरते ही जैसे अचानक सब कुछ साफ हो गया। ऐसे ही तो हो रहा था पिछले 6 महीनों से। रीना की याद कुछ पलों के लिए धुंधलाती और किसी न किसी बहाने फिर से चली आती थी। विनय ने रतन को गले से लगा लिया, बोला, मैं समझ सकता हूं यार, वाकई में अगर तू दिल्ली जाके उसको भूल सकता है तो ठीक है, मैं यही दुआ करता हूं यार, बस तू ठीक रहे। तेरे खराब होने से जानता है मेरे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है? कितनी बड़ी? रतन ने बहुत सीरियस होकर पूछा। रतन के हाथ से सारे नोट खींचते हुए विनय ने उसके पेट में गुदगुदी की। अरे मेरी जेब में रिसेशन आ जाता है। तू तो मेरा दोस्त सिर्फ इसलिए है ना कि अभी रतन अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था कि विनय ने बीच में काट दी। और क्या, तुझे क्या लगता है इतने सालों से तुझे फ्री में झेल रहा हूं? नोटों को चूमते हुए विनय बाथरूम में घुस गया। बेटा बाहर निकल, फिर बताता हूँ झेलना किसको कहते हैं। रतन ने बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद करते हुए कहा। ओ दरवाजा बंद मत कर यार, विनय गिड़गिड़ाने लगा। ओए खोल दे यार, तुझको रीना की कसम। रीना की कसम, ये सुन के जैसे रतन के हाथों ने अपने आप ही दरवाजे की कुंडी खोल दी, पर चेहरे का रंग फिर से उड़ गया था। हंसी मजाक में विनय के मुंह से वही नाम निकल आया था जिसने उसके दोस्त की जिंदगी में तूफान पैदा कर दिया था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। रात को अपनी कपड़ों की अलमारी साफ करते वक्त एक तांबे का छल्ला नीचे लुढ़क आया था। रतन ने छल्ले को आहिस्ता से उठाया और उंगली में पहनने की कोशिश करने लगा, जैसे पहली बार पहन रहा हो। एक वक्त था जब रतन की उंगली से छल्ला कभी उतरता ही नहीं था। एक झटके में रतन को कॉलेज का वो पहला दिन याद आ गया जब वो पहली बार रीना से मिला था। वो इंग्लिश ऑनर्स की पहली क्लास थी। वक्त से कुछ पहले ही पहुंच गया था रतन। हमेशा कुछ न कुछ गुनगुनाते रहने वाला रतन उस वक्त भी आंखें बंद करके गुनगुना रहा था। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। मस्ती में गाते हुए रतन ने जब आंखें खोली तो मेहरून रंग का सलवार सूट पहने एक खूबसूरत लड़की सामने खड़ी थी। तालियां बजाते हुए उसने कहा, बहुत अच्छा गाते हैं आप। अचानक ऐसे किसी लड़की को सामने खड़े देख के थोड़ा झेप गया था रतन। जी शुक्रिया। खुले हुए बाल, बड़ी बड़ी पलकें, उंगलियों में सूट के मैचिंग वाली नेल पॉलिश। रतन उसको देखता ही रह गया था। रीना, अपना नाम बताते हुए उस लड़की ने हाथ आगे बढ़ाया था। उसके हाथों का कोमल स्पर्श और बीच वाली उंगली में पड़ा छल्ला रतन के जहन में किसी खुशबू की तरह उतर गया था। शायद उसे प्यार हो गया था और वही छल्ला आज रतन के हाथों में था। क्लास के लोगों से नजरें बचा के जब तब वो रीना को देख लेता। कभी कभार नजरें मिल जाती तो गर्दन चटखाने का बहाना करता, जैसे गर्दन चटखाने की आदत हो उसको। रीना भी मुस्कुरा देती थी। वो जानती थी कि रतन की निगाहों में उसके लिए क्या छुपा है।
ये सब था, फिर भी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू से ज्यादा बातें बढ़ नहीं पाई थी आगे। एक तरफा प्यार में जीते जीते महीनों गुजर गए थे। न जाने क्यों अपने दिल की बात कहने से डरता था रतन। एक शाम जब उसको इंटर यूनिवर्सिटी सिंगिंग कंपटीशन में पहला प्राइज मिला, ऑडिटोरियम में तालियों की गड़गड़ाहट ने उस दिन रतन में जैसे एक नया कॉन्फिडेंस भर दिया था। उस दिन रतन ने हिम्मत करके आखिरकार रीना से अपने दिल की बात कह दी। तमाम दोस्तों से घिरे हुए रतन ने सबके सामने रीना को प्रपोज कर दिया। रीना ने रतन को उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप चली गई। रतन को उस वक्त लगा जैसे उससे कोई भारी गलती हो गई हो। रात कैसी बेचैनी में काटी उसने। अगले दिन डरते डरते कॉलेज पहुंचा। उसने सोच लिया था कि वो रीना से मिलकर उसको सॉरी बोल देगा। डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पे काफी देर इंतजार करते करते आखिरकार जब रीना आई तो रतन अपनी नजरें नीचे करके खड़ा रहा। इससे पहले रतन हिम्मत करके कुछ कहता, वो धीरे से बोली, रतन कह तो कल ही देती, लेकिन तुमने कल इतने लोगों के सामने अचानक प्रपोज कर दिया कि मैं। रीना की बातें सुन के रतन ने जब आंखें उठाई तो एक पल के लिए उसको यकीन ही नहीं हुआ। रीना के एक हाथ में आई लव यू टू लिखा हुआ ग्रीटिंग कार्ड और दूसरे हाथ में गुलाब था। शाम को बारादरी घूमने चलोगे? रीना की वो मीठी आवाज रतन के दिलो दिमाग पे जैसे कोई जादू कर गई थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। उस दिन के बाद से रतन कैंटीन से लेकर क्लास तक रीना के साथ ही दिखता और दोस्तों ने तो उसको स्टिकर कह के चिढ़ाना शुरू कर दिया था। एक शाम मुगलों की बनवाई हुई बारादरी के पास एक पुरानी दीवार पे रतन रीना की हेयरपिन से कुछ खुरच रहा था। क्या कर रहे हो रतन? रीना के पूछने पे रतन ने जवाब दिया था, तुम्हें अपने दिल में कैद कर रहा हूं ताकि तुम कहीं भाग ना सको, हमेशा यहीं रहो मेरे पास, मेरे दिल में। रीना ने देखा रतन ने पुरानी दीवार पे दिल बनाकर उसमें अपना और रीना का नाम लिख दिया था। रीना को लेकर बहुत पॉजिटिव था रतन। रीना कभी कभी इस बात से बहुत घबरा जाती थी, अगर मैं कहीं चली गई तो? अगर तुम चली गई तो मैं पागल हो जाऊंगा। रीना के पूछने पे यही कहा था रतन ने, और आज सच में वो पागलों की तरह ही तो हो गया था। पूरे 3-4 साल अपने और रीना के रिश्ते में उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि रीना एक दिन उसको ऐसे ही छोड़ के चली जाएगी, वो भी बिना कुछ कारण बताए। 6 महीने पहले रीना घूमने के लिए मुंबई गई थी अपनी किसी दोस्त के पास। उन कुछ दिनों में क्या हुआ रतन भी नहीं समझ पाया, पर जब रीना मुंबई से लौट के आई तो बदली बदली लगने लगी थी। जब रतन मिलने को कहता तो कोई ना कोई बहाना बना देती। पहले मिलना कम हुआ, फिर फोन, और अब तो मैसेज भी आना बंद हो गए थे। और एक दिन रतन के बहुत जिद करने पे मिलने आई थी रीना। रतन से नजरें चुराते हुए उसने कहा था, पता नहीं रतन, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं, बट आई थिंक आई एम अट्रैक्टेड टू समवन। जितने आराम से रीना ने रतन का प्रपोजल स्वीकार किया था, उतने ही आराम से उसने किसी और के लिए आकर्षण की बात भी कह दी थी। ये क्या कह रही हो तुम? मुझसे प्यार नहीं करती तुम? रतन की तो जैसे हवाइयां उड़ गई थी। समझने की कोशिश करो रतन, मुझको खुद नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आई थिंक आई नीड सम टाइम। इतना कह के रीना चली गई। रतन को जैसे उसकी बातों पे यकीन ही नहीं हुआ था। रीना से एक और मुलाकात में मामला बिल्कुल साफ हो गया था। उस दिन रीना ने कितने आराम से कह दिया था, रतन आई थिंक वी शुड मूव ऑन। कितना छोटा सा शब्द था, मूव ऑन, पर रतन को इसके मायने बिल्कुल समझ में नहीं आए थे। रतन की लाख कोशिश के बावजूद भी रीना फिर लौट के रतन की जिंदगी में नहीं आई। प्यार में धोखा खाने से रतन वाकई में पागल सा हो गया था। बैठे बैठे पुराने गीत सुनता, कभी चुप हो जाता। खाने पीने का होश नहीं था। अगर विनय जैसा दोस्त नहीं मिला होता तो शायद रतन ने आत्महत्या कर ली होती। बहुत खतरनाक होता है हमारे दिल का मर जाना। इतने सालों का प्यार यूं पत्तों की तरह बिखर जाएगा, उसने सोचा भी नहीं था। बीते 6 महीनों में एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन रीना की याद उसको ना आई हो। इसलिए रतन ने रीना की यादों से भरे इस याद शहर को ही छोड़ने का निश्चय कर लिया था।
आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। याद शहर छोड़ने से पहले विनय ने रतन को शानदार पार्टी दी और एक महंगी शर्ट भी गिफ्ट की थी। बस यूं समझो कि रतन ने मिले हुए 2000 रुपए रतन पे ही खर्च कर दिए थे। ट्रेन की बर्थ के नीचे एक बड़ा सा बैग सरकाते हुए विनय ने रतन से कहा, अरे यार, पूरा याद शहर ले जाएगा क्या अपने साथ? अरे जिस शहर को खुद छोड़ के जा रहा हूं उसको अपने साथ ले जाके क्या करूंगा? याद शहर को यहीं रहने दो, याद शहर में। रतन के इस गंभीर जवाब ने विनय को भी खामोश कर दिया था। ट्रेन की सीटी बजी तो विनय हैप्पी जर्नी कह के गले लगा और ट्रेन से उतर गया। ट्रेन ने जैसे जैसे रफ्तार पकड़ी वैसे वैसे याद शहर की दीवारों पर लिखे हकीमों, दवाइयों और तमाम सरकारी इश्तिहार नजरों के सामने से गुजरने लगे। रतन ने खिड़की से चेहरा फेर लिया। शायद वो याद शहर की धुंधली यादों को भी अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। अगली सुबह दिल्ली पहुंच के रतन स्टेशन पे किसी का इंतजार करने लगा। उसको लेने के लिए कोई आने वाला था ऑफिस से। तकरीबन घंटा 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद भी जब कोई नहीं आया तो रतन खुद ही दिए हुए पते पे चला गया। करोल बाग में किसी मिस्टर अरोड़ा के यहाँ रतन के रहने का इंतजाम किया गया था। पते पे पहुंच के रतन ने अपने नए मकान मालिक से फ्लैट की चाबी ली और टैक्सी ड्राइवर की मदद से दूसरी फ्लोर पे सामान रखवाया। ओ ये जी ड्राइंग रूम, ये बाथरूम, ये बेडरूम, आराम से रही, तेनों की दिक्कत होई तो मैनू दसा। रतन की पीठ पे 2-3 जोरदार हाथ मार के अरोड़ा साहब चले गए। फ्लैट तो अच्छा था लेकिन 2 कमरों के इस फ्लैट में खाली कमरों के अलावा कुछ नहीं था। फ्लैट में हल्की सी आवाज भी गूंज जाती थी। खाली घर और खाली मन में आवाजें तो गूंजती हैं ना। अपने भारी भरकम बैगों से सामान खाली करते वक्त आदतन रतन फिर से गुनगुनाने लगा, सुहानी रात, ना जाने तुम कब। गाना गुनगुनाते गुनगुनाते रतन अचानक चुप हो गया। इस गाने में रीना की यादें ही नहीं, पूरी की पूरी रीना ही समाई हुई थी। अनजाने में इस गाने ने रतन की यादों को कुरेद दिया। उसने आंखें बंद कर ली। उसको लगा जैसे अभी महरून रंग के कपड़े पहने कोई लड़की आके कहेगी, बहुत अच्छा गाते हैं आप। हम यादों से कितना ही भागने की कोशिश कर लें, वो तो यहीं रहती हैं हमारे पास। रतन याद शहर से तो दूर आ गया था लेकिन अपने आप से भागना नहीं जानता था वो। हम सबके अंदर भी कहीं ना कहीं यादों का शहर बसता है ना। अभी रतन रीना की यादों में खोया ही था कि डोरबेल बजी। रतन ने रुमाल से अपनी आंखें पोंछी और दरवाजा खोला। देखा तो एक लड़की खड़ी थी। वो कुछ पल रतन को आराम से देखती रही जैसे जानती हो उसको। हेलो रतन, मैं पारुल। सामने खड़ी 25 साल की पारुल ने अपने खुले हुए बालों को चेहरे से हटाते हुए कहा, सॉरी मैं आपको स्टेशन पे नहीं लेने आ पाई। बॉस का हुक्म था मैं आपको सुरक्षित आपके फ्लैट तक छोड़ के आऊं, पर मैं रास्ते में थी तो मेरा स्कूटर पंचर हो गया। मैंने आपको कॉल करने की कोशिश की लेकिन मेरे मोबाइल की बैटरी का दम निकल गया, इसलिए सीधे यहां चली आई जानने के लिए कि आप सही सलामत पहुंचे कि नहीं। जी मैं अभी रतन कुछ कह नहीं पाया था कि पारुल ने अंदर आते हुए दूसरा सवाल कर दिया, तो आपको कैसा लगा आपका नया घर? पारुल ने अपनी बेबाकी का परिचय दे दिया था। घर तो अच्छा है लेकिन एकदम खाली है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी सेमिनार हॉल में आ गया हूं। रतन ने ताली बजाई तो सूना सा घर फिर से गूंज पड़ा। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। पारुल रतन की मदद करते हुए बैग से किताबें निकलवाने लगी। घर तो घरवाली से पूरा होता है, आप अपनी वाइफ को साथ नहीं लाए? जी मेरी अभी शादी नहीं हुई, रतन ने कहा। कमरे में थोड़ी देर खामोशी छाई रही। पारुल को भी एहसास हो गया था कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गई है। शायद माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए उसने विषय बदला, आप चाय पियेंगे? मैं बनाती हूं। रतन ने हां का इशारा किया तो पारुल किचन में चली गई। खाली कमरों की तरह किचन भी पूरा खाली था सिवाय कुकिंग गैस के। सॉरी, फिलहाल गर्म पानी के अलावा आपको कुछ नहीं मिल सकता। घर में चाय चीनी कुछ भी नहीं है। आप गर्म पानी लाइए, उससे ही काम चला लूंगा, रतन ने कहा। रतन को याद आ गया कि राजधानी ट्रेन में मिलने वाली चाय की किट उसने बैग में रख ली थी।
कमरे में पड़े एक पुराने से टीन के बक्से पे कपों को रख के दोनों ने चाय पी। पारुल चाय पीते वक्त रतन को कनखियों से देखती रही। अपने फेवरेट राइटर को ऐसे सामने देख के उसको एक अजीब सा एहसास हो रहा था। बहुत अच्छा लिखते हैं आप, मैंने आपकी सारी कहानियां पढ़ी हैं, पारुल ने खाली प्यालों की तरफ देखते हुए कहा। थैंक्स, रतन ने सूखा सा जवाब दिया। पता नहीं रतन शायद पारुल की मौजूदगी को महसूस नहीं कर पा रहा था। उसको तो रीना की याद ने ऐसे घेर रखा था कि उसको पता ही नहीं चला कि पारुल कब उससे विदा लेके वहां से चली गई। अगले दिन ऑफिस में रतन का पहला दिन था, इसलिए काम धाम कुछ खास मिला नहीं। अभी रतन अपनी मेज पे बैठा कंप्यूटर पे कुछ सर्च कर ही रहा था कि पीछे से पारुल की आवाज आई। मिस्टर रतन, चाय हो गई हो तो शॉपिंग करने चलें? शॉपिंग? रतन की दोनों भौएं पास मिल गईं। अरे बड़े भुलक्कड़ हैं आप, कल ही तो कह रहे थे कि घर खाली है, ढेर सारी शॉपिंग करनी पड़ेगी। अच्छा हाँ, सोफा वगैरह खरीदना तो है, पर रतन ने थोड़ा असमंजस में पड़ते हुए कहा। खरीदना है तो फिर परवर क्या लगा रखा है, चलते हैं शाम को। यहीं पे ओखला में एक लकड़ी का बाजार है, वहां पे पुराना फर्नीचर वगैरह बहुत सस्ता मिल जाता है। अच्छा, रतन थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। पारुल अपने कैबिन में चली गई। उस शाम लकड़ी बाजार में देर रात तक पुरानी कुर्सियां, किताबें रखने के लिए रैक वगैरह खरीदते रहे दोनों। पारुल कैसे 50-50 रुपए बचाने के लिए दुकानदारों से बहस करती रही। रतन समझ ही नहीं पा रहा था कि पारुल अचानक उसके लिए इतना क्यों कर रही है। पर जो भी हो, रतन को इस अजनबी से शहर में एक दोस्त जरूर मिल गया था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। फर्नीचर बाजार से लौटते वक्त पारुल ने थोड़ा बहुत किचन का सामान भी खरीद लिया था। जब तक फर्नीचर वाले सोफे, कुर्सियों और किताबों के रैक को कमरों में लगाते, तब तक पारुल अदरक वाली चाय बना लाई। अरे भैया, सोफा यहाँ क्यों रख दिया और रैक दूसरे कमरे में लगाने हैं? पारुल घर के फर्नीचर के एक एक सामान को खुद ऐसे रखवाने लगी जैसे उसी का घर हो। जहां प्यार होता है वहां अधिकार खुद ब खुद चले आते हैं। पारुल को इस तरह काम करते देख रतन की आंखों में याद का एक टुकड़ा भर आया। जब रीना ने याद शहर में बड़ा सा फ्लैट लिया था, जब रतन ने घर के सामान की एक एक चीज अपने हाथों से ही तो खरीदी थी, सजाई थी। क्यों मिस्टर रतन, अब घर खाली खाली नहीं है ना? रतन ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो किसी याद में खो गया था। ये पढ़ने वाली टेबल बेडरूम में रखवा दूं? रतन को पारुल ने जैसे नींद में से जगाते हुए कहा। हाँ। आप हमेशा से इतने खामोश रहते हैं या फिर रीना के जाने के बाद ये उदासी चढ़ाई आपके ऊपर? रैक में किताबें लगा रही पारुल के मुंह से रीना का नाम सुन के रतन को जैसे करंट सा लगा। तुम कैसे जानती हो रीना को? रतन ने आश्चर्य से पूछा। ऐसे। पारुल ने किताब के कवर पेज को पलटते हुए रतन को दिखाया। अंदर के पेज पे लिखा था, टू माई बिलवेड रतन, फ्रॉम ओनली योर्स रीना। रतन ने एक लंबी सांस भरी और किताब पारुल के हाथ से लेके वापस रैक में रख दी। पारुल घर की न जाने कितनी चीजों पे रीना का नाम पहले ही पढ़ चुकी थी। आप बहुत प्यार करते थे ना रीना से? पारुल ने थोड़ा सा नजदीक आते हुए कहा। रतन ने हौले में हाँ में सर हिलाया और उठ के दूसरे कमरे में चला गया। उस पूरी रात रतन गुमसुम सा बैठा रहा। जिसकी यादों से बचने के लिए वो याद शहर छोड़ के यहां इस अनजान शहर में चला आया था, उसको क्या पता था कि रीना की यादें याद शहर से ज्यादा उसके दिलो दिमाग में भरी पड़ी हैं। पारुल को उस दिन भी बिना बताए ही जाना पड़ा। पारुल के आने जाने का सिलसिला यूं ही महीनों चलता रहा। वो कभी रतन के लिए घर पे ही चाउमीन बनाती, तो कभी उसकी कविताओं, कहानियों पर अपने बेबाक कमेंट्स दिया करती। रतन को पारुल की बेबाकी अच्छी तो लगती थी, पर न जाने क्यों वो पारुल से कटने लगा था। वो शायद फिर से किसी रिश्ते में जाना नहीं चाहता था। उसको तो प्यार से चिढ़ हो गई थी। अपने पहले रिश्ते में इतना सब कुछ देने के बाद शायद रतन में इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो दूसरे रिश्ते की डोर को थाम पाता। रतन के अपने प्रति रूखे सूखे से व्यवहार से पारुल को कभी कभी बहुत दुख हो जाता था। वो वैलेंटाइंस डे का दिन था। पारुल सुबह सुबह तैयार होके रतन के घर आ पहुंची। चलो आज हम कहीं घूमने चलते हैं। नहीं, मेरा मन नहीं है।
अरे जब देखो यही कहते रहते हो, और कभी तो हंस के हाँ कर दिया करो। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो। पारुल ने जिद की तो रतन थोड़ा सा खींच गया। तुमको समझ में क्यों नहीं आता? मुझको नहीं जाना तो नहीं जाना, कोई जबरदस्ती है क्या? पारुल को ऐसा लगा जैसे रतन ने उसके गाल पे जोरदार थप्पड़ मारा हो। पहली बार हंसती खेलती चुलबुलाती पारुल की आंखों में आंसू भर आए थे। अपना बैग उठा के पारुल चुपचाप वहां से चली गई। जिंदगी में आप किससे कितना प्यार करते हैं इतना मायने नहीं रखता जितना यह कि कोई आपसे कितना प्यार करता है। बाद में रतन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसको रीना के वो शब्द याद आ गए, मूव ऑन। और शाम को डरते डरते रतन ने पारुल को फोन लगाया। पारुल, आई एम सॉरी, मैं अभी तुमसे मिलना चाहता हूं, पुराने किले पे आ सकती हो? पारुल ने उधर से कोई जवाब नहीं दिया, पर शाम को 5 बजे वो पुराने किले पहुंच गई थी। उसने देखा तो पुराने किले के पास एक पुरानी दीवार पे रतन कुछ खुरच रहा था। दिल के आकार में रतन ने अपने साथ पारुल का नाम लिख दिया था। शायद आज वो भी मूव ऑन कर गया था। बस इतनी सी थी कहानी।